नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संतोष और आज एक ऐसे विषय पर वीडियो लेकर आया हूं जो कि आप सभी ने लगभग पूरे देश ने ही सुना है। और वो है पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, और जिसमें हमारे भारतीय 26 यात्री जो कश्मीर की यात्रा पर थे वो मारे जाते हैं। तो एक कड़ी ऐसी है जिसको कि जो पाकिस्तान के आर्मी जनरल आसिम मुनीर, उस आदमी के एक बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। और वो कुछ इस तरह से है कि ये जो घटना होती है ये होती है 22 अप्रैल 2025 को दोपहर के लगभग 3 बजे। और इस जो वारदात हुई इससे 6 दिन पहले यानी कि 16 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान में एक आयोजन होता है। और उस आयोजन के जो चीफ गेस्ट थे वो थे पाकिस्तानी आर्मी के जनरल इन चीफ आसिम मुनीर। और वहाँ पर एक वो स्टेटमेंट देते हैं कि जो कश्मीर है उनके गले की नस है और रहेगा। और अपने कश्मीरी भाइयों के जो वीरतापूर्ण संघर्ष को वो नहीं भूल सकते। हालांकि ये जो है उर्दू में बोला गया था, मैं आपको जो बता रहा हूँ इसका वो हिंदी जो ट्रांसलेशन है। तो अब आगे इसमें बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं कि जो ये हमलावर थे, जो आतंकवादी थे, उसमें 5 लोग थे कुल, जिसमें से कि बताते हैं कि जो 3 हैं वो पाकिस्तानी थे और 2 लोकल कश्मीरी थे। और उसमें से जो एक कश्मीरी था जिसका नाम था आदिल जो है अभी वो पिछले साल, माफ़ कीजिएगा, 2020 में पाकिस्तान पीओके जाता है और वहाँ पर आतंकवादी संगठन से ट्रेनिंग लेता है, जो कि अभी पिछले ही साल 2024 में भारत वापस लौटा था। तो आदिल पर इल्ज़ाम है कि उसने ही गाइड बन करके वो जो बाकी 3 पाकिस्तानी आतंकवादी थे उनको वो भारत में लेके आया और उनको हर तरह से रास्ता बताया, जगह बताई। उस पर इल्ज़ाम ये भी है कि आदिल ने ही उन तीनों आतंकवादियों को अपने घर में ठहराया, पनाह दी और जो भी ज़रूरत का सामान होता है उनको मुहैया कराया। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आसिम मुनीर के जो बयान था वो इससे कहीं ना कहीं प्रेरित हो सकता है। अब आसिम मुनीर के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि जिस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे इमरान खान, उस समय ही आसिम मुनीर को रिक्रूट किया गया था, लेकिन उन्हें 8 महीने के अंदर ही हटा दिया गया था अपने पद से। और जब वापस शहबाज शरीफ की सरकार बनती है पाकिस्तान में और इमरान खान जेल चले जाते हैं, तो आसिम मुनीर को फिर से जो है कि पाकिस्तान का आर्मी इन चीफ या आर्मी जनरल, आप जो भी कहना चाहें, बना दिया जाता है। हालांकि आसिम मुनीर आर्मी चीफ बनने से पहले पाकिस्तानी जो खुफिया एजेंसी ISI उसका डायरेक्टर भी था। और ये वही आसिम मुनीर है जो कि 2025 में ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा ये स्वीकार करता है कि जो भारत का और पाकिस्तान का जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें पाकिस्तान की भूमिका थी। हालांकि इससे पहले तो जितने भी चाहे नेता, अभिनेता, आप कोई भी व्यक्ति देख लीजिए, कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं करता था कि कारगिल वॉर में पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार शामिल थी। और ये पहली बार ऐसा था कि जब किसी टॉप जनरल ने ऑन कैमरा इस बात को स्वीकार किया था। हालांकि पाकिस्तानी अवाम और वहाँ के लोग यही बताते हैं कि जो जनरल हैं वो काफ़ी बड़बोले किस्म के व्यक्ति हैं। और इस आदमी के बारे में ये भी जानकारी है कुछ सूत्रों से कि वो आर्मी के अंदर अपनी ताकत को इस कदर बढ़ाना चाहता है कि फिर सरकार में कोई भी बैठा हो वो कुछ भी इस आदमी का ना बिगाड़ पाए। हालांकि अगर आप पाकिस्तान को थोड़ा सा भी फॉलो करते हैं
फॉलो करने से मेरा मतलब है कि वहाँ की खबरों पर आप ज़रा सा भी ध्यान देते हैं। तो मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार लोग ऐसा बताते हैं कि जब से पाकिस्तान बना है, किसी भी चुनी हुई सरकार ने अपना पूरा जो कार्यकाल है 5 सालों का वो पूरा नहीं किया है। हमेशा ही वहाँ पर सेना का दखल होता है और जो भी उस समय का जो चुना हुआ प्रधानमंत्री होता है उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है या फिर छोड़ना पड़ता है, जो भी रहता है। तो देखा जाए तो जो पाकिस्तान की जो सरकार है वो हमेशा से जो सेना है उसकी कठपुतली रही है। खास तौर पर फॉरेन अफेयर्स के मामले में भी, वो इंडिया के चाहे मामला हो या कुछ भी हो ऐसा सेंसिटिव मामला, तो हमेशा से आर्मी का जो है वो उसमें दखलंदाजी रहती है। तो बात है 16 अप्रैल की, यानी इस पहलगाम के अटैक से 6 दिन पहले, ये 22 अप्रैल को हमला हुआ था और उससे 6 दिन पहले 2025 16 अप्रैल को पाकिस्तान में एक ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, उसका एक आयोजन किया गया। तो मैंने आपको बताया कि उसमें आसिम मुनीर जो है वो चीफ गेस्ट थे और उन्होंने इस तरह से बयान दिया था। तो अच्छा, तो आसिम मुनीर के इस बयान को और ये हमला उन दोनों के तार कुछ ऐसे जोड़ते हैं कि 2019 में जब कश्मीर से धारा 370 हटा ली गई थी, समाप्त कर दिया गया था और जो स्पेशल राज्य का दर्जा है या फिर जो पूर्ण राज्य का दर्जा है वो जम्मू कश्मीर से छीन कर उसे यूटी अर्थात यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया था। तो उस समय भी पाकिस्तान में कोहराम मच गया था और तब तक जो लश्कर तैयबा का जो चीफ रहा है हाफिज सईद, जिसका सरगना था, उसको भी बैन कर दिया गया था। जाहिर है कि करना पड़ा था क्योंकि अमेरिका के साथ साथ IMF और वर्ल्ड बैंक का भी दबाव था, क्योंकि एक लंबे समय से जो पाकिस्तान है उधारी के खर्चे पे ही चल रहा है। तो उन्होंने भी दिखाना शुरू किया कि भाई हमने कुछ किया है। लेकिन पैरेलली उसके साथ ही जो हाफिज सईद था उसने एक नया शैडो संगठन शुरू किया था जिसका नाम था TRF फोर्स। ये 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद फौरन शुरू कर दिया था उसने, और उसका भी मकसद यही था कि कश्मीर के सरकार के फैसले को चुनौती देना, वहाँ के लोगों को भड़काना और बताना कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। अब आसिम मुनीर का बयान, 3 आतंकवादियों का भारत में घुसना, और इन सबके पीछे जो संभव है जो शख्स वो सईद, हाफिज सईद, और इसकी भी साजिश में शामिल होने की बात, सारी कड़ियाँ एक साथ जुड़ी हैं। ठीक वैसे ही जैसे कारगिल वॉर हुआ, तब किसी ने नहीं माना था कि, पाकिस्तान ने भी नहीं माना था कि, और अब यह है कि जब पाकिस्तान आर्मी ने कह दिया है कि बहुत दिनों से जाहिर है कि पाकिस्तान आर्मी और वहाँ के हुक्मरानों ने कहा हुआ कि बहुत समय से कश्मीर में शांति है, चलो कुछ करते हैं, तो संभव है ये उसी का नतीजा रहा है। और जो निर्दोष लोग थे वो अपना एक क्वालिटी टाइम बिताने गए थे कश्मीर में कि चलो कुछ अच्छा समय बिताएंगे, जिसमें से कि 26 की जान चली जाती है। और देखा जाए तो कश्मीर में वैसे तो ठीक है, मैं वैसे कभी कश्मीर मेरा जाना हुआ नहीं है। कि बार वैष्णो देवी गया था तो भी बस मुझे माता वैष्णो के दर्शन के लिए ही जाना था, तो मैं एक्सप्लोर कर नहीं पाया था। तो बताते हैं कि जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं कश्मीर में वो 3-4 ही हैं, और जिस जगह पर ये हमला हुआ बैसन घाटी पहलगाम में, वहाँ पर एक भी CCTV कैमरा नहीं था। अब सोचिए जो सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट हो श्रीनगर में, 2 ही सबसे बड़े टूरिस्ट स्पॉट हैं। अगर आप डल लेक और निशात गार्डन को छोड़ दें तो पहलगाम और गुलमर्ग और सोनमर्ग हैं, और पहलगाम की खूबसूरती बिल्कुल गुलमर्ग और सोनमर्ग से अलग है। तो यहाँ पर हमेशा टूरिस्ट की जो है भीड़ रहती है हर सीजन में, लेकिन एक भी CCTV कैमरा ना होना, एक खास तौर पर ऐसे जगह पर जहाँ पर लोग आकर थोड़ा रुकते हैं, सुस्ताते हैं,
खाते पीते हैं, इमेजेस कलेक्ट करते हैं। हालांकि लास्ट ईयर तक इस जो जगह पर आरपीएफ की 2 कंपनियों की तैनाती रहती थी, लेकिन पिछले साल ही वहाँ से एक कंपनी को हटा लिया गया था और उसी किसी और जगह शिफ्ट कर दिया था। लेकिन नई जो बटालियन कह लीजिए, कंपनी कह लीजिए, फोर्स कह लीजिए, उसकी डिप्लॉयमेंट वहाँ पर नहीं हुई थी। और उसकी वजह ये भी है कि हमारी जो आर्मी है वहाँ पर करीब 1 लाख लोगों की जो भर्ती अभी बाकी है, उसके पीछे सरकार का तर्क ये है कि कोरोना काल में भर्तियाँ रुक गई थी। तो हर साल करीब आर्मी के जो है 60,000 लोग रिटायर होते हैं। तो 2 साल जब भर्ती रुकी हुई थी तो संख्या हो जाती है 1,20,000 जो कि रिटायर हो गए और जो उनकी नई बहाली नहीं हुई। सीनियर से लेकर जूनियर पोस्ट पर बहुत सारी वैकेंसी पड़ी हुई हैं और उसी का असर ये है कि जब आप डिप्लॉय करते हैं किसी कंपनी, किसी सेना, किसी फोर्स को, तो उसका कहीं ना कहीं फ़र्क देखने को मिलता है। जानकारी भी बताते हैं कि जहाँ पर ये हमला हुआ था वहाँ पर आप किसी गाड़ी से नहीं जा सकते। 2 ही विकल्प हैं, या तो आप पैदल जाइए या फिर घोड़े खच्चर के द्वारा। तो जिस समय यह हमला हुआ उसके बाद सेना को वहाँ पहुँचने में लगभग 1 घंटा लग गया और आतंकवादियों को एक मौका मिला कि वो अपना काम करें। लोगों को उन्होंने गोली मारी और वापस उन्हें जंगलों में कहीं छिप गए। अब आईएनए करे तो क्या करे? वहाँ पर आईएनए के पास, आईएनए जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसके पास एक ही विकल्प था कि वो जो वहाँ पर जो लोग थे बचे हुए, उन्हीं की जो है कि उन्हीं से जानकारी जुटाई जाए। तो टोटल जो संख्या है वो बताते हैं 42। उनमें सभी के बयान दर्ज किए गए हैं और उसी के बयान पर स्केचेस बने और जो भी जानकारी हमारी एजेंसी जुटा पाई उसके बिहाफ पर जो है वो तहकीकात कर रहे हैं। इन्हीं में से लोगों ने बताया कि जो 3 थे वो पश्तो बोल रहे थे, अर्थात उर्दू और बलूच एक मिक्स किस्म की भाषा होती है, और बाकी जो लोग थे वो लोकल कश्मीरी भाषा बोल रहे थे। हालांकि इसी कड़ी में जो आदिल का घर है उसे, जो कि तराल में है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने उसको बम से उड़ा दिया है। और लेकिन आदिल और आसिफ जो कश्मीरी हैं वो अभी तक गायब हैं और वो तीनों पाकिस्तानी भी गायब हैं और इन तीनों की जांच अब भी जारी है, उनकी तलाश अब भी जारी है। जंगलों में, पीर पंजाल के जंगलों में, पहलगाम के आसपास के जो जंगल हैं, कश्मीर के पुलिस के भी लोग हैं और विजय शंकर जो आईएनए के इस वक्त पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम को लीड कर रहे हैं वो इस समय कश्मीर में ही मौजूद हैं। हालांकि जो स्केचेस हैं और भी कुछ जो सबूत हैं हमारी सरकारों ने मिल करके वो पाकिस्तान को दिया है। और इसमें ये जो 5 ही लोग थे, जाहिर है ये अपने असली नाम से तो आते नहीं हैं। स्पष्ट है कि जब बाप ही असली ना हो, एक ना हो, तो एक नाम से कैसे गुजारा होगा। तो इन तीनों के जो नाम है, जैसे कि आसिफ फौजी, दूसरे का नाम है अबू तलहा और तीसरे का नाम है मूसा, माफ कीजिएगा आदिल हुसैन। आसिफ फौजी का जो कोड नेम है उसका कोड नेम है मूसा, जबकि अबू तलहा का कोड नेम है आसिफ, और जो दोनों पाकिस्तानी हैं, जबकि आदिल वही अनंतनाग के ब्रिज बिहार का रहने वाला है। उसके अलावा इस हमले में शामिल 2 और ये 3 लोग जो हैं, इन सभी की जैसे कि मैंने बताया कि स्केचेस बना लिए गए हैं। तो अभी तक यही है, हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं इस मामले में लगी हैं और जैसे ही कुछ नई जानकारी आती है मेरी क्या समस्त जो मीडिया है भारत का, उसकी कोशिश रहेगी आप लोगों तक पहुंचाने की। दूसरा ये है कि जिस दिन से ये घटना हुई है सरकार ने जो कुछ फैसले लिए हैं, जैसे कि पानी रोक देना, वीज़ा कैंसिल कर देना वगैरह वगैरह, बॉर्डर बंद कर देना। लेकिन एक चीज़ है इसमें कि जो पानी रोकना है वो डैम, ये जो बांध होता है उसकी एक क्षमता होती है पानी को रोकने की। हालांकि लंबे समय तक पानी को नहीं रोका जा सकता। बाकी पिछले 2 दिन से मार्केट में खबर ये भी है कि भारत ने भारी मात्रा में जो है पानी रिलीज़ किया है, जिससे पाकिस्तान में बाढ़ के जैसे हालात हैं।
लेकिन फिर भी एक सवाल है कि जो पानी है उसे ज़्यादा समय तक नहीं रोक सकते, क्योंकि आने वाला जो समय है मानसून का है। तो देखना होगा कि उस समय पर वो पानी को हमारी सरकार किस तरह से इस्तेमाल करती है, किस तरह से डाइवर्ट करती है। बाकी हाँ, चिंता का विषय हो सकता है कि कहीं वो जो पानी है हमारे ही खिलाफ ना हो जाए। बाकी ठीक है, जो लोग सरकार में है वहाँ पर एक जाहिर है बुद्धिजीवियों और पढ़े लिखे और समझदारों की अच्छी टीम होती है। तो और दूसरी बात यह है कि जो प्रधानमंत्री हाउस है उसने जो जल शक्ति मंत्रालय है उसको निर्देश दिया है कि इस पानी को कैसे डाइवर्ट करना है। तो जाहिर है कि अभी मानसून आने में भी 2-2.5 महीना है, तो जाहिर है हमारी जो एजेंसीज है, जो हमारी सरकारें हैं, कुछ ना कुछ कर लेंगी। लेकिन इसके बावजूद अभी भी देश में जो बहुत बड़ा वर्ग है उसमें गुस्सा है। मैं बहुत बड़ा वर्ग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर किसी को इस कुकृत्य से आहत नहीं हुआ है या फिर उसको ठेस नहीं पहुंची है। एक वर्ग अभी भी खुश है कि चलो अच्छा ही हुआ। तो जो वर्ग है, जो लोग हैं जो मेरी तरह इस समय दिन जो ये घटना हुई है उसको लेकर के स्तब्ध हैं, दुखी हैं, हम सरकार के किसी एक इस जो एक्शन के रिएक्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और आशा करते हैं कि कुछ अच्छा हो हमारे लिए और कुछ इतना भयंकर और इतना बुरा हो उस आतंकवाद के गढ़ पाकिस्तान के लिए कि आने वाली जो पाकिस्तानी नस्लें हैं वो याद करें, और जब याद करें तो उनकी रूह कांप जाए कि दोबारा कभी भारत के विरुद्ध ऐसा कोई षड्यंत्र नहीं रचना है या फिर ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है। तो साथियों, ये था। बाकी अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव, जानकारी भरा हुआ लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी कोई राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। वैसे जब भी मैं या कोई भी वीडियो बनाता है तो कुछ अलग ही उद्देश्य होता है, लेकिन आज वीडियो बनाने का जो उद्देश्य था बस एक तरह से अपनी संवेदना प्रकट करना और यह आशा करना कि चलिए प्रतीक्षा करते हैं कुछ अच्छा हो। जय हिंद।